Hello guys. So I'm going myself Raftar Singh, and today I'm going to do a interview or a live session with Mr. Wahid Sheikh. He was arrested by the ATS of Maharashtra under the anti-terror squad. Wait a minute. We are going to send a request to Mr. Wahid Sheikh. So Mr. Wahid Sheikh is going to join us within a minute. नहीं नहीं। हेलो वाहिद भाई, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही आ रही। दिखाई दे रहा हूँ मैं मैं आपको आपको? माइक लगा। हाँ, दिखाई दे रहा। जी भाई। मेरी आप आवाज आ रही है? जी वाहिद भाई। ठीक है, आई एम रेडी। तो आज हमारे साथ है मिस्टर वाहिद शेख। और जी, आपकी वाहिद आवाज भाई, नहीं आ रही है। आई वाहिद भाई आपको आवाज? हेलो बोलिए। जी, आवाज आवाज क्लियर नहीं है आ वाहिद रही भाई? है। हाँ, आई आपकी आ आवाज? रही है। मेरी आ रही है? जी भाई। ठीक है। तो आज हमारे साथ हैं मिस्टर वाहिद शेख, और वाहिद भाई आज हमें अपनी लाइफ के बारे में बताएंगे। इन्हें एंटी टेरर स्क्वाड महाराष्ट्र पुलिस ने 2006 लोकल बॉम्बे ब्लास्ट केस में अरेस्ट किया था, और इन्हें कोर्ट ने एक्विटेड किया था 2015 में। सो वाहिद भाई, हमें उस दिन के बारे में बताइए जिस दिन आपको पुलिस ने गिरफ्तार किया था। ये 2006 की बात है। जी जब 11 जुलाई 2006 को बॉम्बे की लोकल ट्रेनों में 7 बम ब्लास्ट हुए थे। और उस बम ब्लास्ट के बाद ही पुलिस ने जो है बहुत से लोगों को, खासतौर से मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को पूछताछ के नाम पर बुलाना, पुलिस स्टेशन में परेशान करना शुरू किया था। और चूंकि 2001 में मुझ पर एक क्रिमिनल केस था पुलिस स्टेशन में, जो कि जी पेंडिंग था, तो उसकी वजह से पुलिस मुझे बुलाया करती थी, मुझसे पूछताछ करते थे और छोड़ देते थे। लेकिन ये कंटिन्यू जो है जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीने तक के मेरे साथ जो है पूछताछ होती रही, हरेसमेंट होता रहा। और फिर उसके बाद अचानक जब एटीएस पुलिस को रियल कल्प्रिट्स नहीं मिले, बम ब्लास्ट करने वाले नहीं मिले, तो उन्होंने हमको जो है इस केस में फंसा दिया। और 29 सितंबर 2006 को मुझे बॉम्बे पुलिस ने बम ब्लास्ट केस में अरेस्ट कर दिया। वाहिद भाई, हमने देखा है कि इसमें एटीएस ने महाराष्ट्र पुलिस के 30 लोगों के नाम लिए थे। उसमें 17 पाकिस्तानी बताए थे और 13 हिंदुस्तानी। उन 13 लोगों में से ज्यादातर के नाम में सरनेम जो था वो शेख था। क्या आपको लगता है कि आपके नाम की वजह से, जो आपका सरनेम था उसकी वजह से, आपको भी एक तरीके से फ्रेम करा गया? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि सरनेम का कोई अमल दखल है, क्योंकि पुलिस ने रैंडमली जो जिन पर सिमी के केसेस थे, पुराने केसेस थे, जी या जो लोग पुलिस के रिकॉर्ड पर थे, किसी ना किसी तौर पर छोटा मोटा केस था, तो उनको उठाया। और उसके बाद पुलिस ने स्टोरी ड्राफ्ट की, और उस स्टोरी में जो जो जैसे 100 लोग को अगर उठाया सिमी के नाम पर, तो 100 लोगों को अरेस्ट नहीं किया। उनको उनकी जो स्टोरी थी उसमें जो लोग फिट हो रहे थे कैरेक्टर के हिसाब से, तो ऐसे 13 लोगों को ने उठा करके फिट कर दिया। और वो उसमें ज्यादातर सरनेम शेख है। ये एक इंसिडेंट आप कह सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ जी। शेख सरनेम के नाम पर कुछ नहीं। वहाँ मुसलमान होने के नाते परेशान किया गया, ये बात सही है। तो आप पर क्या आरोप लगाए गए उस टाइम पे, कि आपने किस तरीके से मदद करी उस हमले में पुलिस की तरफ से? और क्या आपको उस जुर्म को कबूलने के लिए टॉर्चर करा गया पुलिस के द्वारा, जो आपने किया ही नहीं था? पुलिस ने जो चार्जशीट बनाई है या जो चार्जेस मुझ पर लगाए हैं, बेसिकली चार्ज है हार्बरिंग का। पुलिस का कहना जी ऐसा है कि कुछ पाकिस्तानी बंदे बम ब्लास्ट के लिए जब बम्बई आए थे, तो बम जी ब्लास्ट से पहले वो मेरे घर पर रुके थे, और बम ब्लास्ट करने के बाद भी वो मेरे घर पर रुके थे। यानी मैंने उनको शेल्टर दिया, उन पाकिस्तानी जी बंदों को उनको खाना पीना दिया, उनको रहने का और भागने का मैंने इंतजाम कराया। तो बेसिकली ये चार्ज था, जो कि बिल्कुल झूठा चार्ज था। और उसके बाद मेरे ही रिलेटिव को मार के, धमकी दे करके पुलिस ने ये कहा कि तुमको ये स्टोरी बोलनी है कि वाहिद के घर पे कुछ पाकिस्तानी बंदे रुके थे। तो उसने डर के मारे वो स्टोरी मजिस्ट्रेट के सामने कह दी, जिसको 164 स्टेटमेंट कहते हैं। और उसकी वजह से मुझे जो है 9 साल जेल में रहने पड़े। उन 9 सालों के अंदर, मतलब आपको कितनी बार आप कन्फेस करने के लिए जो आपने जुर्म किया,
आपको कितनी बार पुलिस ने दबाव बनाया, या फिर वो जो स्टोरी उन्होंने बनाई पुलिस वालों ने अपनी तरफ से कि उसके लिए कभी टॉर्चर करा हो या फिर कभी किसी और चीज तरीके का दबाव डाला हो आपके ऊपर? जुलाई 2006, 11 जुलाई से अक्टूबर 30, 2006, ये 4 महीने कंटिन्यू, जिसमें 3 महीने इलीगल डिटेंशन है और 1 महीना लीगल डिटेंशन है पुलिस कस्टडी का। तो ये जी। 4 महीने पुलिस ने कंटिन्यू जो है टॉर्चर करके, मार के, धमकी दे करके, प्रेशराइज करके, और कभी फोर्थ डिग्री टॉर्चर ये होता है कि आपको टॉर्चर नहीं करेंगे, आपके घर वालों को टॉर्चर करेंगे। वो जी। आपके घर के जेंट्स को लेकर के उठा के लेके चले जाएंगे और ये धमकी देंगे कि उनको हम बम ब्लास्ट केस में अरेस्ट कर देंगे। फिर वो आपके घर की औरतों को उठाएंगे और उनके साथ बदतमीजी करेंगे, तो इसे फोर्थ डिग्री टॉर्चर कहते हैं। तो ये वो कई बार हुआ, और सिर्फ पुलिस का यही कहना था, जो एटीएस के चीफ है उस वक्त के पी रघुवंश का यही कहना था कि तुम जो है ये बात कबूल कर लो कि तुमने ये ब्लास्ट किया है, तुम्हारा कोई इन्वॉल्वमेंट है। तो अगर तुम ये बात कबूल कर लेते हो तो हम तुमको जो है बहुत जल्दी जेल से छुड़ा लेंगे। हमने कहा कि हमने ये काम किया नहीं है तो हमें कैसे कबूल करें। तो 4 महीने कंटिन्यू उन्होंने कन्फेशन देने के लिए और कबूल करवाने के लिए बहुत ज्यादा टॉर्चर किया। जो आपके साथ 12 लोग और नाम है उन लोगों के उस टेरर केस में, तो उनमें से 5 को फांसी की सजा हुई थी और 7 को उम्र कैद हुई है। तो उन 12 लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि वो आपके उस समय में साथ पकड़े गए थे? क्या वो बेगुनाह हैं या फिर उनके साथ भी ऐसा ही किया गया, या फिर उन्हें दबाया हाँ, गया, उनकी फैमिली प्रेशराइज? वो जो वो जो 12 लोग हैं वो आज भी जेल में है, और उसमें से एक तो मेरा रिश्तेदार है, मेरा साला है, मेरी वाइफ का भाई है। तो वो जो 11 लोग हैं साले को छोड़कर, उनको तो मैं पहली बार जेल में मिला या पुलिस कस्टडी में मिला, जिस वक्त उनको टॉर्चर किया जा रहा था, मारा जा रहा था। और जेल में फिर हम लोग 9 साल एक साथ रहे। तो मैंने इनको बहुत करीब से देखा है, परखा है, और मैंने ये रियलाइज किया है कि जिस तरह पुलिस ने मुझे फंसाया है उसी तरह उनको भी फंसाया है। उनका दूर दूर तक इस केस में कोई लेना देना नहीं है। पुलिस ने टॉर्चर करके उनके भी कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए, उनके घरों से फेक आर्म्स एंड एम्यूनेशन की रिकवरी बताई, उनके घर वालों के साथ भी फोर्थ डिग्री टॉर्चर करके उनको प्रेशराइज किया कन्फेशन देने के लिए। तो बिल्कुल फेक केस उन पर बनाया गया। वो टोटली इनोसेंट है, और मैं तो कहता हूँ कि मुझसे ज्यादा वो इनोसेंट है, लेकिन बदकिस्मती से कानून की निगाह में वो आज फांसी उनको दे दी गई, सजा दे दी गई। ये बहुत बुरा है, और आज भी मेरा मानना ये है कि वो जो जजमेंट है वो गलत है, और हाई कोर्ट से उस जजमेंट का जो है रिवोकेशन होना चाहिए। एक और है कि जब समाज में इस तरीके का कुछ हादसा होता है किसी आदमी के साथ, तो उसके परिवार वालों को बिल्कुल अलग कर देते हैं। तो उसके बाद आपकी फैमिली पे क्या असर पड़ा था, कि किस तरीके से पड़ोसी आसपास के या फिर आपके जहां आप काम करने जाते थे वहां पे लोगों ने किस तरीके से ट्रीट करा फैमिली को आपकी? देखिए, फैमिली तो जो है बहुत ज्यादा मतलब डिस्टर्ब होती है, बहुत ज्यादा सफर होती है, हम बयान नहीं कर सकते। यानी जो आदमी कैद में चला जाता है वो तो मतलब एक जेल में एक जगह बैठ जाता है जाकर के, लेकिन फैमिली को जो है बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। उसको कोर्ट आना पड़ता है, उसको जेल आना पड़ता है, उसको लॉयर्स अपॉइंट करके लॉयर्स के ऑफिस के धक्के खाने पड़ते हैं, उसको घर भी चलाना है, उनको कमाना भी है। समाज ऐसे लोगों को बड़ी शक की निगाह से देखता है, कभी कभी उनके खिलाफ कुछ कमेंट्स भी करते हैं, कभी नहीं करते, लेकिन समाज उनको अच्छी निगाह से नहीं देखता। तो अगर आप इन टोटल देखें तो मेरी फैमिली ने भी बहुत ज़्यादा जो है सफ़र किया है। मेरी वाइफ कभी भी घर से बाहर नहीं निकली थी, लेकिन मेरी गिरफ्तारी के बाद उसको निकलना पड़ा, उसको जॉब पर जाना पड़ा। वो जॉब ढूंढने लगी बम्बई में, एक जगह पर उसको जॉब मिला, तो उसने फिर 9 साल जॉब किया। छोटे छोटे मेरे जो बच्चे थे दूध पीते हुए, उनको घर पे छोड़ के, उनको देखने वाला कोई नहीं था, उनको दूध पिलाने वाला कोई नहीं था, लेकिन उसको जॉब करनी पड़ी। तो मजमूई तौर पर बहुत ज़्यादा घर वाले सफ़र हुए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं, और मतलब उनके आंखों के आंसू हम लोग देख नहीं सकते जो जेल में बैठे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जी। वो सफ़र हुए। तो जैसे आपके बच्चे अब स्कूल वगैरह जाते हैं, तो जब वहां पे आपका नाम वगैरह लिया जाता होगा, तो आज भी जैसे समाज में हमने देखा है कि लोग उनके ऊपर उस तरीके की नजर से देखते हैं, भले ही आपको बेगुनाह साबित कर दिया हो कोर्ट ने। तो बच्चों के ऊपर क्या मतलब प्रेशर था, या मेंटली उन्हें किस तरीके से परेशान रहे वो? नहीं, एक देखिए, इन जनरल जो है मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर एक ये सोच है
कि बम ब्लास्ट वगैरह के जो केसेस हो रहे हैं और उसमें जो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं ये गलत गिरफ्तारी हो रही है। जैसे मालेगांव के अंदर जो कब्रिस्तान के अंदर शब बारात को जो ब्लास्ट हुआ, मुसलमानों को अरेस्ट किया गया, तो वो मुस्लिम कम्युनिटी एज अ होल ये समझती है कि ये गलत हो रहा है और बेगुनाह लोगों को फंसाया जा रहा है। तो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर तो कोई कंफ्यूजन नहीं है इसको लेकर के कि ये लोग बेगुनाह है। इसीलिए मुस्लिम कम्युनिटी ने हमको बहुत सपोर्ट किया। जहाँ मेरे बच्चे जाते थे वहाँ पता भी था, लेकिन कभी उन लोगों ने इस तरह का कोई बैड रिमार्क या कोई बुरा कमेंट नहीं किया। कभी जो है बच्चों को स्कूल में कोई बुरी तरह से ट्रीट नहीं किया। जहाँ मेरी वाइफ जॉब पर जाती थी वहाँ भी उनको मतलब सपोर्ट किया गया। लेकिन हमारी कम्युनिटी के बाहर जब आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं पर लोग जो है टॉन्ट करते हैं, कमेंट्स करते हैं और परेशान करते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये बेगुनाह नहीं है, ये लोग जो है ओरिजिनल लोग हैं, इन्होंने ही किया है। जिस तरह से बदनाम किया गया इस्लाम को और मुसलमानों को, तो ये थोड़ा फर्क दोनों कम्युनिटी में देखा गया है। जी भाई जी। तो जो आप इन्वेस्टिगेशन हुई थी आपके ऊपर, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ये पुलिस के द्वारा किस तरीके से करी गई, खास तौर से जो एंटी टेरर स्क्वाड ने करा था? देखिए, बॉम्बे की जो एंटी टेररिज्म स्क्वाड है हेडेड बाय केपी रघुवंशी, ये पूरी की पूरी जो है इनकॉम्पिटेंट है। टेरर केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए उस वक्त इनके पास कोई भी रिलायबल ऑफिसर नहीं था, रिलायबल कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। और सिर्फ और जो ब्लास्ट हुए, जो 7 ब्लास्ट हुए, वो ब्लास्ट कोई एक भी ब्लास्ट जो है फेल नहीं हुआ। तो 7 ब्लास्ट सक्सेसफुल होने के नतीजे में कोई उनको क्लू जो है स्पॉट से मिला नहीं, जिसके नतीजे में वो लोग मतलब अंधेरे में हाथ पैर मारते रहे कई दिनों तक। उन्होंने बहुत कोशिश की कि जो लोग, जिन लोगों ने किया है वो पकड़े जाए, लेकिन इनके पास कोई क्लू नहीं था, उनके पास कोई धागा डोरा नहीं था, इसलिए वो उन तक पहुंच नहीं सके। तो जो गवर्नमेंट का प्रेशर आ रहा था, मीडिया का और पब्लिक का प्रेशर आ रहा था, उसके नतीजे में फिर उन्होंने जो है ये किया कि बेगुनाह मुसलमानों को परेशान करना और अरेस्ट करना शुरू किया। तो इन टोटलिटी ये जो एटीएस की इन्वेस्टिगेशन है पूरी फेक इन्वेस्टिगेशन है। इसमें कोई भी रियलिटी नहीं है। सारे विटनेसेस जो है फेक है, पुलिस के खबरी है या पुलिस के चार्जशीटेड लोग हैं। कन्फेशन जो है प्रेशर से लिया गया है। घरों में से जो आर्म्स एंड एमिनेशन की जो रिकवरी बताई गई है, पुलिस ने खुद रखा है घर पे जाकर और उसको रिकवरी बताई है कोर्ट में। तो टोटल केस जो है फेक है और फैब्रिकेटेड है। आप 9 वर्ष के समय तक जेल में रहे, 9 साल तक, तो उस समय आपके दिमाग में क्या मतलब बदलाव आया, क्या साइकोलॉजिकल इफेक्ट था पुलिस को लेके, इन्वेस्टिगेशन को लेके, एक सोसाइटी को लेके इन टोटल में, मतलब कि आप पुलिस को किस तरीके से देखने लगे थे, समाज को किस तरीके से देखने लगे थे, ये जो इन्वेस्टिगेशन होती है न्याय वगैरह, इसे किस तरीके से देखना शुरू करा आपने? देखिए, पुलिस के ऊपर जो पहले थोड़ा बहुत भरोसा था कि ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं और ये जो है कानून के रखवाले हैं, वो जो थोड़ा बहुत जो फेथ था या थोड़ा बहुत जो भरम था, वो पूरी तरह से जेल जाने के बाद खत्म हो गया। और पुलिस के ऊपर से पूरा यकीन उठ गया कि ये लोग जो है कुछ अच्छा भी करते हैं। मतलब ये जब बुरा करने पर उतर आए तो कई लोगों की जिंदगियां बुरी कर सकते हैं, कई लोगों को बड़े बड़े केसेस में फंसा सकते हैं और इनके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आप देखिए, मालेगांव केस में या मेरे केस में जब मैं छूट गया या 9 लोग जब छूट गए, तो किसी ने भी, इवन जज ने भी या कोर्ट ने भी उनसे सवाल नहीं किया कि भाई आपने इन बेगुनाहों को फंसाया था, ये तो छूट गए, एक्विटल हो गए। तो उनके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई, उनकी कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी नहीं हुई, उनके ऊपर कोई केस दर्ज नहीं हुआ, उनको यानी कुछ भी नहीं हुआ। वो जहां पर है वहीं है, बल्कि उनका प्रमोशन हुआ। तो पुलिस से मेरा जो है एतमाद उड़ गया है। दूसरी जो हमारी जो सोसाइटी है, जो हमारा जो जो पूरा सिस्टम है, गवर्नमेंट का सिस्टम है, ये गवर्नमेंट का सिस्टम भी जो है पूरी तरह से मैं समझता हूँ कोलैप्स हो गया है। या तो ये पुलिस के इशारे पे काम करते हैं या पुलिस इनके इशारे पे काम करती है, ये वाइस वर्सा है। और ये एक दूसरे की गलतियों को छुपाने के लिए जो इस तरह की जो है हरकतें करते हैं, ये दोनों की मिली भगत है। तो मेरे मन में जो बदलाव जेल के अंदर जाने के बाद ये हुआ कि पुलिस से मुझे बहुत ज्यादा चिढ़ होने लगी, नफरत होने लगी कि उन्होंने कई लोगों की जिंदगी जानबूझकर बर्बाद। एक तो देखिए ये होता है कि उनको पता नहीं जी। कि भाई इन्होंने इन्होंने जो है अनजाने में किया, लेकिन उनको पता था, वो कहते थे कि तुम लोगों ने एक ब्लास्ट नहीं किया, तुम लोगों ने एक क्राइम नहीं किया, उसके बावजूद उन्होंने हमको डाला। तो एक बहुत ज्यादा दिल के अंदर नफरत जो है पुलिस से और पूरे सिस्टम से मेरे दिल में पैदा हो।
इसी में अगर जो आपके साथ 12 लोग और बताए थे आपने, उनके परिवार वालों से कभी मिलना हुआ हो, कभी उनके की केसेस में जाना होता है, तो उनकी फैमिली को देख के आपको क्या महसूस होता है कि मतलब किस तरीके से आज भी वो इंतजार कर रहे हैं कि फैसला उनके हक में आता वो। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि उनकी फैमिलियां आज भी वेट कर रही हैं उन लोगों का जिन्हें नई पुलिस ने ये कह दिया कि ये गुनहगार हैं। उनकी फैमिली भी बेशक ये समझती है कि वो बेगुनाह है, फंसाए गए, और उनकी फैमिली भी वेट कर रही है कि वो लोग जल्द से जल्द छूट कर आए। जब वो लोग मुझे देखते हैं तो उनको उम्मीद होती है कि जिस तरह से वाहिद छूट कर आया है, तो हाई कोर्ट से और आगे कोर्ट से जो है उनके बच्चे भी छूट कर आएंगे। तो वो बहुत बेसब्री से अपने घर वालों का इंतजार कर रहे हैं, और वो दिल की गहराइयों से ये मानते हैं कि उनके जो बच्चे हैं, बेटा या उनका जो शौहर या उनका जो भाई है, वो इनोसेंट है, और पुलिस ने उनको जबरदस्ती इस केस में फंसाया है। एक लम्हे के लिए भी उनके दिल में कभी ये नहीं होता कि ये इन्होंने कोई क्राइम किया होगा या इसमें इन्होंने इन्वॉल्व होंगे। ऐसा उनके दिल में कभी नहीं होता। वो जानते हैं अच्छी तरह से कि ये बेगुनाह है, फंसाए गए हैं, और बहुत बेसब्री से वो लोग उनका इंतजार कर रहे हैं कि वो घर पर आ जाए। आपने भी बताया था कि उन 12 लोगों में से एक आपकी फैमिली के मेंबर हैं। तो वो जो फैमिली में अब एक होता है कि जैसे आप आ गए, आपको बेगुनाह कह दिया, लेकिन वो एक आज भी अंदर है इंसान, तो उसके बारे में आप क्या बताएंगे कि किस तरीके से आज भी लोग सोचते हैं, या वो याद तो आती होगी खैर, तो किस तरीके से आज भी उनके लिए न्याय की लड़ाई चल रही है। देखिए, जो जो मेरे साले साहब है जो आज अंदर है, जिनको लाइफ की सजा मिली है, उनकी वाइफ है, उनके घर वाले हैं, और उसमें ट्रेजेडी की बात यह है कि जब वो जेल में गए थे तो उनकी शादी, नई नई शादी हुई थी, और जेल जाने के बाद उनके घर में बच्ची पैदा हुई। आज वो बच्ची जी। बहुत बड़ी हो गई है, जवान हो गई है। तो वो बच्ची और उसकी माँ, वो सब जो है उसका इंतजार कर रहे हैं कि ये कभी ना कभी जो है छूट करके आएंगे। और वो इस जंग के अंदर जो इंसाफ के लिए जंग लड़ी जा रही है उसमें हमारे साथ है, और वो दुआएं उनकी हमारे साथ है। और जब वो मुझे देखते हैं तो एक तरह से उनको, मतलब एक दुख भी होता है इस सेंस में कि देखिए वाहिद आ गया लेकिन साजिद नहीं आया, और एक खुशी भी होती है कि नहीं, आज वाहिद आया तो कल साजिद भी आ जाएगा। तो एक होप उनके दिल में है कि जरूर ये लोग छूटेंगे। जिस फैसले से आप आजाद हुए थे, उसके बारे में आपका क्या कहना होगा? क्या ये सही था कि न्याय हुआ, या ये इंसाफ करता है ये न्याय जो आपके साथ हुआ था, या फिर ये समझौता था सिर्फ एक कि और लोग आज भी ऐसे ही हैं? देखिए, मैंने तो ये जो जजमेंट आया है और जो मुझे कोर्ट ने एक्विटल किया है, उस पर मैंने यही कहा था छूटते के साथ ही कि ये कोई इंसाफ नहीं है, ये कोई न्याय नहीं है, बल्कि मजबूरी में जज ने ये फैसला दिया है मेरे मेरे हक में। मजबूरी इसलिए कि मेरे खिलाफ कोई एविडेंस, झूठा एविडेंस भी कोर्ट में नहीं ला सकी एटीएस। वो कन्फेशनल स्टेटमेंट मुझसे साइन नहीं करा सके थे, क्योंकि जी। मैंने केपी रघुवंशी को स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कह दिया था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन कभी कन्फेशनल स्टेटमेंट पर साइन नहीं करूंगा, तुम मुझको मार दो चलेगा लेकिन मैं साइन नहीं करूंगा। तो केपी रघुवंशी उस वक्त समझ गया था कि ये लड़का कन्फेशनल स्टेटमेंट की जो खतरनाक जो चीज है कन्फेशन का, कि कन्विक्शन होता है उस पर, उसको समझता है। तो उसने फिर बाद में वो प्रेशराइज करना मुझे छोड़ दिया। तो एक तो कन्फेशनल स्टेटमेंट नहीं था, दूसरा कोई रिकवरी नहीं थी मेरे खिलाफ। मेरे घर से कोई आरडीएक्स या कोई अमोनियम नाइट्रेट या इस तरह से कोई आर्म्स एंड अम्यूनेशन एटीएस ने रिकवर नहीं दिखाया। उसकी वजह ये थी कि मेरे घर वालों ने उसी रात, जिस वक्त मुझको पकड़ के लेकर गए, उसी रात उन्होंने एक टेलीग्राम किया था कि हमारे घर की चाबी एटीएस वालों के पास है। तो जब चाबी उनके पास थी तो वो कोई गलत काम मेरे घर पे कर नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने कोई रिकवरी नहीं बताई। और तीसरा जो मेरे खिलाफ जो विटनेस उन्होंने खड़ा किया, वो विटनेस ये कहता है कि मेरे घर पर पाकिस्तानी बंदे आए थे। तो वो विटनेस मेरा रिलेटिव था, और उसने कोर्ट में आकर बता दिया था कि ये गलत हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। तो कोई एविडेंस, कोई विटनेस, कोई टेस्टिमनी मेरे खिलाफ कोर्ट में नहीं आई, तो मजबूर होकर कोर्ट ने मुझे छोड़ दिया। तो ये कोई जस्टिस नहीं है, ये मजबूरी वाला फैसला है। वाहिद भाई, आप कहीं ऐसी जगह पे हो सकते हैं जहाँ थोड़ी मतलब शांत हो इस वक्त, क्योंकि हाँ, आवाज नहीं आ रही है हमें आपकी। मैं आवाज नहीं आ एक रही। मिनट, मैं खिड़कियां बंद करता हूँ।
जी जी, शुक्रिया अभी वाहिद आ भाई। रही है? जी वाहिद भाई, तेज है वाहिद भाई, यहाँ पे काफी तेज है आवाज। अच्छा, जी। क्या करें, आप वहां जाए? नहीं, चलिए यहीं पे कर लेते हैं फिर आप। 3 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट में हो जाएगी, जी, बहुत लंबा नहीं चलेगा। कोई नहीं वाहिद भाई, आप करिए। तो तो मैं ये कह रहा था कि जो जी जजमेंट है वो कोई न्याय नहीं है, बल्कि एक मजबूरी में देने वाला फैसला। अब मुझे कन्विक्शन अगर जज देना चाहता था तो किस आधार पर देता, किस बुनियाद पे देता? जी कन्फेशन नहीं था, रिकवरी नहीं थी, स्टेटमेंट नहीं था किसी का, तो इसलिए उसने मुझे एक्विट कर दिया। अगर एक भी झूठा विटनेस कोर्ट में मेरे खिलाफ आ जाता तो जज मुझे हरगिज नहीं छोड़ता और मुझे भी सजा दे दी आप साइकोलॉजिकली वो क्या इफेक्ट था उस टाइम पे जेल में, कि किस तरीके से सोचना हो गया था आपका, कि क्या सोचते थे, क्या असर हो, मतलब जिंदगी किस तरीके से हो गई थी आपकी? हम लोग तो आधे से ज्यादा पागल हो गए। हम लोग दीवारों से बात करते थे, अपने आप से बात करते थे, बड़बड़ाते थे, डॉक्टर के पास जाते थे तो डॉक्टर हमको साइकोलॉजिस्ट के पास भेजता था, साइकियाट्रिक के पास भेजता था, और वहां से हमको नींद की गोलियां दी जाती थी, पैसी होने की गोलियां दी जाती थी। तो इतना लंबा अरसा जेल में रहने के बाद, और जब जेल अंडा सेल हो, जहाँ सॉलिटरी कंफाइनमेंट हो, तो वहाँ बहुत ज्यादा आदमी जो है ट्रबल का शिकार हो जाता है। तो हम लोग आधे से ज्यादा पागल हो गए। दूसरा ये कि पूरी तरह से समाज से हम लोग कट कर रह गए। सिर्फ हमारे घर वाले मिलने के लिए आते थे, और समाज का कोई फर्द हमसे हमारी मुलाकात नहीं होती थी। और ऐसा भी पीरियड गया कि साल भर या 2-2 साल हमारे घर वाले भी हमसे नहीं मिल पाए, क्योंकि हमको बंबई से बाहर महाराष्ट्र की दूसरी दूर दूर जेलों में बंद कर दिया गया, अंडे में बंद कर दिया गया। तो सोसाइटी से पूरी तरह कटने की वजह से भी हम लोगों के को जो मेंटल जो जो डिप्रेशन होता है वो बहुत ज्यादा हो गया, और हम लोग जो है एक साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर का शिकार हो गए। यानी पागलपन जिसे कहते हैं ना, कि बस जी, थोड़े दिन अगर और भी अगर ये बात जारी रहती तो आदमी पागल ही हो जाता। जो इस टाइम पे, इस समय पे जब आप जेल में थे, कोई एक ऐसी चीज जो मतलब आपको याद हो, जो आपके साथ कुछ अच्छा हुआ हो या फिर कुछ बुरा हुआ हो, जो मिक्स हो आपके साथ, मतलब कभी आपको ऐसा लगा हो कि ये बहुत गलत हुआ, कभी आपको ऐसा लगा हो कि ये बहुत, आज मेरा दिन थोड़ा बहुत सही था और दिनों के मुकाबले? देखिए, गलत जो हुआ है तो बहुत 9 साल के पीरियड में बहुत सारी चीजें गलत हुई है, लेकिन एक उसूली बात यह है कि टॉर्चर जो है सिर्फ पुलिस कस्टडी में होता है। वो 1 महीने का पीरियड होता है ज्यादा से ज्यादा, या टेरर केस में है तो 3 महीने का पीरियड होता है। जी लेकिन उस पुलिस कस्टडी के बाद जब इंसान जुडिशियल कस्टडी में चला जाता है, जेल में चला जाता है, तो उसको टॉर्चर नहीं किया जाता, वो आम तौर पे सेफ रहता है पुलिस टॉर्चर से। लेकिन हमारे साथ ये हुआ कि जेल जाने के बाद भी पुलिस का टॉर्चर जारी रहा। एटीएस वाले जेल में आते थे, हमको अप्रूवर बनने के लिए प्रेशराइज करते थे, और जेल वालों की मिली भगत के नतीजे में 2008 में, 28 जून 2008 को हमको जेल में बहुत बुरी तरह मारा गया। 2 से 3 घंटे हमको पूरी जेल में दौड़ा दौड़ा करके मारा गया। हमारे हाथ टूट गए, हमारे पैर टूट गए, हमारे कपड़े खून से जो है लहूलुहान हो गए। तो वो जो दिन है 28 जून 2008 का, जो जेल में टॉर्चर हुआ है, वो मैं कभी भूल नहीं सकता। बहुत ज्यादा हम लोग परेशान हुए, और इस पर भी बस नहीं हुआ। उस टॉर्चर की कंडीशन में हम लोगों को उसमें बिठा करके, गाड़ी में बिठा करके पुलिस की, हमको दूर दूर नागपुर और कोल्हापुर जेलों में भेज दिया गया। कोई ट्रीटमेंट नहीं, कोई पट्टी, कोई दवा नहीं दी गई, और उसी हालत में हमको भेज दिया गया। तो वो जो पीरियड है वो बहुत ज्यादा दर्दनाक है, जो आज भी मुझे सताता है। जिन जेलों में आप रहे, तो कितनी बार आपको जेलों में इधर ट्रांसफर किया गया हो, आपको अभी याद है? हाँ, हमको सबसे पहले तो जो है बाइकल्ला जेल में रखा गया था। फिर बाइकल्ला जेल जेल से हमको अथरोड जेल में भेजा गया। फिर अथरोड जेल से हमको कोल्हापुर जेल भेजा गया। फिर कोल्हापुर जेल से हमको थाना जेल भेजा गया। फिर थाना जेल से वापस हमको अथरोड जेल भेजा गया। तो इन पूरे 9 साल के पीरियड में जो है 5-6 जेलों को हमको ट्रांसफर किया गया। जब आप ये सब जेल में थे, तो ये सब जो आपके साथ हो रहा था, टॉर्चर या मेंटली आपको प्रेशराइज किया जा रहा था, इससे आपके लाइफ में क्या बदलाव आया उस टाइम पे, कि आप में अंदर क्या चीज ऐसी चेंज आपको नजर आई जो पहले नहीं थी?
बदलाव अगर ये देखें तो कहते हैं ना कि जितनी आदमी पर सख्तियां डाली जाती है, जितना आदमी को परेशान किया जाता है, वो उतना अंदर से स्ट्रांग होता है। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली हम लोग जो है बहुत स्ट्रांग होने लगे। स्ट्रांग इस सेंस में कि ये जो हम पर जो अत्याचार हो रहे हैं, जो हमको सताया जा रहा है, तो हम इसको बर्दाश्त करने के काबिल हो रहे थे। और इसको किस तरह से इसका मुकाबला किया जाए, किस तरह से इसको डट करके हिम्मत से इसको फेस किया जाए, तो वो सारी क्वालिटी हमारे अंदर पैदा हो रही थी। और हमने कभी जो है गिव अप नहीं किया, हम कभी जो है हौसला नहीं हारे, हमने कभी नाउमीदें नहीं दिखाई कि नहीं हम अब सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं होगा, या हमने केस या ट्रायल लड़ने से इनकार कर दिया हो, या हम कोर्ट जाने से इनकार कर दिया। हम कोर्ट जाते थे, हम ट्रायल बहुत अच्छे से लड़ते थे, और हमें पूरी उम्मीद थी कि हम सब छूट जाएंगे क्योंकि हम बेगुनाह हैं और सच्चाई की जीत होगी। तो ये एक पॉजिटिव जो थिंक है हमारे अंदर डेवलप होने लगी कि इतनी सताए जाने के बावजूद भी हमने कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। जो आप कोर्ट जब आपको लेके जाते थे, स्पेशल कोर्ट्स होती हैं एंटी टेरर लॉस के लिए, तो उस टाइम पे जज का बिहेवियर क्या हुआ करता था आपके साथ? क्या वो सुनता था कि आपको टॉर्चर किया गया, 3 महीने तक इलीगल डिटेंशन में रखा गया? क्या ये सब चीजें भी कंसिडर करी उन्होंने, या फिर उन्होंने भी एटीएस का साथ दिया? जज जो है ना एक मतलब खामोश तमाशाई होता है। जज सबकी बात सुनता है, कभी कभी वो रिकॉर्ड पर भी ले लेता है, कभी वो वकील को ये भी कह देता है कि आप लिख कर दे दीजिए कोर्ट के अंदर। लेकिन जज जो है ना कोई क्विक रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स नहीं देता, कोई इमीडिएटली कोई ऑर्डर पास करने में बहुत चोरपन दिखाता है। इमीडिएटली कोई ऑर्डर पास नहीं करता। हमने जब टॉर्चर की बात की तो जज ने सुना, लेकिन जज को यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा इनके पास साथ हुआ होगा, क्योंकि जज ये कह रहा था कि तुम विटनेस लाओ। अभी आप बताइए, पुलिस स्टेशन में अगर पुलिस वाले हमको टॉर्चर कर रहे हैं तो वो बंद कमरे में टॉर्चर करते हैं, वहां विटनेस कौन होगा? पुलिस के सामने ही पुलिस मारती है, और पुलिस जो है कभी भी पुलिस के खिलाफ गवाही देने के लिए नहीं आते। तो हमारे पास कोई विटनेस नहीं था। कैमरे अगर पुलिस स्टेशन में होते भी है तो कैमरे बंद कर दिए जाते हैं, या कैमरे के नीचे बिठा करके टॉर्चर किया जाता है, या जो टॉर्चर सेल जो बनाए गए हैं वो वहां पे कैमरे होते नहीं है, वहां से आवाज बाहर नहीं जा सकती, वो साउंड प्रूफ होते हैं। तो जितनी भी टॉर्चर की बातें हैं, हमको बड़ी उम्मीद थी कि जब हम टॉर्चर हमारे साथ जो हुआ है और हम जब जज को बताएंगे तो जज जो है फौरन रिएक्शन दिखाएगा, फौरन ऑर्डर पास करेगा, फौरन हमको रिलीज कर देगा, या पास करेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जज ने हमारी बात सुनी, रिकॉर्ड पर लिया, लेकिन कोई ऑर्डर उसने नहीं किया। जजमेंट के बाद क्या हुआ, सारी जो कंप्लेंट्स थी जो हमारे रिकॉर्ड से, वो सब कुछ है रिजेक्ट कर दिया। हेलो। ये मानने से इनकार कर दिया। मेरी आवाज आ रही हेलो। है? हाँ, क्या आ रही जही है? भाई, आपको आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही आप दिखाई नहीं, आपका वीडियो नहीं आ रही है। है। अभी वीक है नेटवर्क आपका। अब हेलो। जी भाई साहब, आवाज आ रही है पर आपका वीडियो नहीं आ रही। अबरार, वीडियो नहीं आ रही बता रहे, नेटवर्क नहीं है क्या? एक मिनट देख रहे हैं। जी भाई साहब। वीडियो नहीं बता रहा नहीं है, बराबर है। वापस चलो। अभी आ रहा है अभी? जी भाई भाई। जी। तो आप जज के बारे में बता रहे थे हमें कि वहाँ पे कैसे कैसे आपने कन्फेशन वगैरह जब बताया आपने जज को, आपके साथ क्या होता है, तो उसके बाद उनका रिस्पॉन्स। हाँ, जज जो है सारी बातें सुनता है, लेकिन उसने रिकॉर्ड पर भी लिया, लेकिन उसने कोई चीजें हमारी कंसिडर नहीं की, और किसी भी चीज को उसने सच माना नहीं। किसी भी पुलिस वालों के खिलाफ कोई इंक्वायरी या कोई एक्शन उसने नहीं लिया। जजमेंट के बाद वो सारे एप्लीकेशन जो है
उसने रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद आप जैसे देखेंगे कि टॉर्चर में आपके साथ क्या क्या किया गया था उस टाइम पे। देखिए, टॉर्चर तो बहुत अलग अलग तरीके से टॉर्चर किया जाता है। अलग अलग ऑफिसर्स करते हैं, अलग अलग जगह पर ले जाकर करते हैं, अलग अलग दिन करते हैं, अलग अलग स्टाइल में करते हैं। तो वो सारी चीजें मैंने डिटेल में लिखी है अपनी बुक में भी। तो उसमें 4 डिग्री टॉर्चर होता है: फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री। फर्स्ट डिग्री में जनरली वो आपको गालियां देंगे, आप आपके मजहब के खिलाफ गालियां देंगे, आपको माँ बहनों की गालियां देंगे और थोड़ा बहुत आपको मारते। सेकंड डिग्री में वो आपके कपड़े निकालेंगे, वो आपको पूरी तरह से नंगा कर देंगे, आपके हाथ और पैर पे पट्टे मारेंगे, आपको उल्टा लटका देंगे और आपको स्ट्रेचिंग करेंगे। आपके दोनों पैर खींच के बीच में से स्ट्रेचिंग करेंगे, इतना इतना खींचा जाएगा कि आपको बहुत ज़्यादा अनबियरेबल पेन होगा, आपके पेशाब में से खून निकलेगा, आपके टॉयलेट में से खून निकलेगा। इस तरह से करते हैं। फिर उसके बाद जो थर्ड डिग्री होता है उसमें वो बहुत ये जो टॉर्चर है ये शिद्दत इसकी बढ़ जाती है। आपको हेलो। के प्राइवेट आपके निप्पल में जो है इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। फिर वो आपके एनएस में केमिकल घुसाते हैं इंजेक्शन से, सूर्य प्रकाश ऑयल इस तरह से। वो वाटर बोर्डिंग करते हैं, वो आपके एनएस में जो डंडा घुसाते हैं। तो ये जो थर्ड डिग्री होता है वो बहुत ज्यादा अनबियरेबल होता है। वो नाखून उखाड़ते हैं, वो बाल, सर के बाल उखाड़ते हैं, वो गंदी सेक्सुअल हरकतें करते हैं। तो इस तरह से मतलब आदमी फिर अपने आप से नफरत करने लगता है। फिर आदमी ये सोचता है कि ये सब मैं क्यों बर्दाश्त कर रहा हूँ, जो पुलिस जो बोल रही है मैं उसको कबूल क्यों नहीं कर लेता, जहां वो साइन करने के लिए बोल रहे हैं मैं साइन क्यों नहीं कर लेता। तो ये थर्ड डिग्री टॉर्चर है। फोर्थ डिग्री टॉर्चर ये होता है कि उसमें आपको टच नहीं करेंगे, आपके घर वालों को आपके सामने लाकर आप उनको परेशान करेंगे, उनको मारेंगे, आपकी माँ बहनों के साथ बदतमीजी करेंगे, उनको हरेस करेंगे, उनको आपके साथ आपके केस में अरेस्ट करके जिंदगी भर जेल में सड़ाने की धमकी देंगे। तो वहां आदमी मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि थर्ड डिग्री टॉर्चर भी आदमी बर्दाश्त कर लेता है एक स्टेज पे जाकर। लेकिन जो ये फोर्थ डिग्री टॉर्चर है जहाँ पे रिश्तेदारों को मारा सताया जाता है, वो आदमी बर्दाश्त नहीं करता और वहां पर फिर वो टूट जाता है और पुलिस जहां साइन करने के लिए बोलती है, जो कबूल करने के लिए वो बोलती है, वो करता है। तो ये फोर्थ स्टेजेस है टॉर्चर के जो पुलिस अपनाती है। अगर आप कुछ करना चाहेंगे जब आप आजाद हो गए तो अब आप क्या करेंगे जो आप। क्योंकि मैं तो यही चाह रहा हूँ कि जो गलत केस में से मैं छूट कर आया हूँ और मैं ये जानता हूँ कि उसी गलत केस में 12 लोग भी फंसे हुए, कम से कम मैं मेरी केस की अगर बात करूँ, मैं दूसरों की अभी बात नहीं करता, मैं अपने अगर केस की बात करूं तो मैं एक बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत ही शरह सद्र के साथ ये कह सकता हूं कि जिस तरह से मुझे फंसाया गया था उन 12 लोगों को भी फंसाया गया है, वो बेगुनाह है। तो मेरी जो पहली ख्वाहिश ये है, पहली जो कोशिश ये है कि वो 12 लोग जल्द से जल्द किसी तरह से जेल से बाहर आ जाए। उनका अच्छा से हाई कोर्ट के अंदर जो है प्रेजेंटेशन हो, अच्छे से अपील हो, बड़े बड़े लॉयर्स हो और उनके लिए जो कैंपेन चलानी है कोर्ट के अंदर कोर्ट के बाहर जो कुछ हो सकता है हम लोग करें और उनको जल्द से जल्द बाहर निकालें। ये मेरी पहली कोशिश और ख्वाहिश है और इसके लिए हम लोग लगे हुए कुछ ना कुछ अंदाज से। आप एक मुहिम भी चला रहे हैं रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन के खिलाफ, जो गलत तरीके से लोगों को फ्रेम करके अंदर डाल दिया जाता है जेलों में, उसके बारे में हमें बताइए। तो मेरा बाहर आने के बाद फिर मैंने यही सोचा कि जो पुलिस मुझे मुझे हमें जाने जेल में जाने के बाद हमें ये लगता था कि शायद ये हमारे साथ हुआ है या पहली बार हुआ है। तो हम लोगों ने फिर जब पढ़ना शुरू किया तो हमने अक्षरधाम मंदिर को पढ़ा, जजमेंट को पढ़ा, उसके केस को पढ़ा। तो हमने देखा कि वहां तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि वो गलत फंसाए गए थे, बेगुनाह है, वो छूट कर आए, उन्होंने किताब भी लिखी है, वो सारी स्टोरी आपने देखा। फिर हमने मोहम्मद आमिर को पढ़ा, दिल्ली का जो लड़का है। वहां पता चला कि वो भी 14 साल के बाद छूट कर आया, उसको भी फंसाया गया था। हमने जहीरुद्दीन साहब को पढ़ा और उनके भाई को पढ़ा। पता चला कि वो 23 साल तक, निसारुद्दीन और जहीरुद्दीन जो दो भाई है गुलबर्गा के, 23 साल तक वो जेल में रहे और छूट कर आए, वो बेगुनाह थे।
तो ये सारी चीजों को देखने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ये जो है कोई मेरे साथ हुआ है ऐसा केस नहीं है, या मेरे साथ हुआ पहला और आखिरी केस नहीं है, बल्कि पुलिस की ये टेंडेंसी है कि वो इस तरह के झूठे मुकदमात कायम करती है, लोगों को फंसाती है। तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि हमारे केस को बेस बना करके, हमारे केस को एक एग्जाम्पल के तौर पर लेकर के, और हमारे केस से शुरुआत करके हम जो है रॉन्गफुल जो कन्विक्शन है उसके खिलाफ हमको आवाज़ उठानी चाहिए, और एक मुहिम चलानी चाहिए। इसलिए हमने इनोसेंस नेटवर्क बनाया, और उसके नाम पर हम लोगों ने पूरे मुल्क में प्रोग्राम्स किए, पूरे मुल्क में दौरे जी। किए। और हम लोग अभी मुख्तलिफ जेलों के अंदर भी कांटेक्ट में हैं कैदियों से। और हम लोग ये चाह रहे हैं कि ये जो रॉन्गफुल कन्विक्शन है या रॉन्गफुल जो प्रोसिक्यूशन है ये बंद होना चाहिए, और पुलिस जो है किसी भी बेगुनाह को ना फंसाए। और अगर कोई बेगुनाह फंस जाता है तो जुडिशरी का काम ये है, गवर्नमेंट का काम ये है कि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द जो है रिहा किया जाए। जो आजकल आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे सफूरा जरगार, मीरान हैदर, इन्हें भी यूएपीए के अंदर अरेस्ट किया जा रहा है, जबकि ये सिर्फ सीएए का विरोध कर रहे थे। तो आप अपने जो टाइप के जो कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा था और जो अब हो रहा है, उसमें क्या फर्क देखते हैं? फर्क कुछ नहीं है, कानून वही है जो 2006 में था यूएपीए। 2020 में वो यूएपीए और सख्त हो गया है, जो उसमें अमेंडमेंट हुए हैं बार बार, तो वो और स्ट्रांग हो गया है। पहले कम इस्तेमाल हो रहा था, आज बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। पहले जब इस्तेमाल होता था, इसका गलत इस्तेमाल होता था, तो कम लोग इसके खिलाफ आवाज उठाते थे, लेकिन आज ज्यादा लोग इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। पहले जो लोग आवाज उठाते थे उनके उनके खिलाफ बहुत ज्यादा कुछ गवर्नमेंट की तरफ से रिएक्शन नहीं होता था, लेकिन आज जो लोग आवाज उठा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज्यादा रिएक्शन हो रहा है। और जो लोग आवाज उठा रहे हैं उनको भी निशाना बनाया जा रहा है किसी ना किसी तरीके से। तो बेसिकली अगर आप देखें तो फर्क ये है कि जितने काले कानून हैं वो दिन ब दिन स्ट्रांग हो रहे हैं, और जितने काले कानून हैं उनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो ये गलत हो रहा है। और हमारे हिसाब से ये जितने काले कानून है, यूएपीए है, एमसीओसी है, या जिस तरह कोटा और टाडा खत्म किए गए, उसी तरह इन काले कानून को भी जल्द से जल्द खत्म किया जाना चाहिए। और जो लोग इस यूएपीए के नाम पे जो स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स बरादरी दिल्ली के अंदर खासतौर से जो गिरफ्तार हो रहे हैं, जैसे आपने सपूरा का नाम लिया, और यूपी के ईरान, अंदर और बहुत सारे लोग हैं, तो उन सबको जो है जल्द से जल्द रिहा किया जाना चाहिए, ये हमारी भी मांग है। क्या जो आप देख रहे हैं कि आजकल युवा जो हैं वो ज्यादातर सड़कों पे उतर रहे हैं, हमारे पास कुछ चीजें भी नहीं है उस हिसाब से, लेकिन वो जो मांग करी जाती है उसके बाद उन्हें दबाया जाता है। तो आपका क्या मैसेज होगा उन स्टूडेंट्स के लिए या उस यूथ के लिए, जिसे आप ये बताना चाहें कि हमें किस तरीके से अपनी जो ये लड़ाई है अन्याय के खिलाफ वो कैसे कर सकें? देखिए, लड़ाई तो नाइंसाफी के खिलाफ तो लड़ाई हमेशा से लड़ी जानी चाहिए। इसके लिए हौसले की, जज्बे की, हिम्मत की और ईमान की जरूरत होती है। और बातिल ये चाहता है, जो टायरेंट रूलर है वो ये चाहते हैं इस तरह से काउंटर उनको करके, उनको परेशान करके, कि ये सारी की सारी जो कोशिशें रुक जाए। वो ये चाहते हैं कि ये काम ना हो, ये आवाज ना उठे। तो अगर हमने अपनी आवाज बंद कर दी तो बातिल हुकूमत, टायरेंट हुकूमत वो कामयाब हो जाएगी। तो हमारा ये कहना है कि कभी भी अपनी आवाज को बंद नहीं करना चाहिए, मध्यम नहीं करना चाहिए। जिस पोजीशन में हम लोग हैं, जो हमारे पास रिसोर्सेस है, जो हमारे पास सलाहियतें हैं, जितने लोग हैं, जहां भी है, और जो कोशिश वो कर सकता है इस इंसाफ की जंग के लिए, उसको वो कोशिश करनी चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि हम इतने दिनों से आवाज उठा रहे हैं और उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है, कोई रिलीज नहीं हो रहा है। आपका आवाज उठाना ये सबसे बड़ा जो है गेम है। अगर आपने आवाज उठाना बंद कर दिया तो समझ जाइए कि फिर जो है सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो मेरा आपसे आखिरी सवाल यह है कि जिस तरीके से अभी आपने बताया कि पहले के और आज के टाइम पे जो ये कानून का गलत इस्तेमाल चल रहा है, तो इस वक्त आप ऐसे कितने लोगों को देखते हैं जो जेलों में जा रहे हैं, नए, या तो नए हो या फिर पुराने जो लोग जिन्हें बार बार फंसाया जा रहा है, उनके ऊपर साइकोलॉजिकली क्या इफेक्ट पड़ रहा है इस वक्त? क्या वो डर रहे हैं पिछले केसों को देख के, या फिर जो नए तरीके से डराया जा रहा है लोगों को कि आपको जेल में भेज देते हैं सिर्फ प्रदर्शन करने के ऊपर, तो उस पर आपका क्या कहना होगा?
नहीं, मुझे तो लगता है कि जो लोग अभी काले कानून के तहत या यूएपीए के तहत जो जेलों में जा रहे हैं, खासतौर से जो एनटीसीए एनआरसी वगैरह की जिन्होंने ने जी। कैंपेन की थी, जो उसके लिए आवाज उठा रहे थे, उनको टारगेट किया गया है। और दिल्ली के अंदर राइट्स के बाद जिन लोगों को टारगेट किया गया, वो लोग जो लोग जा रहे हैं अंदर, तो मैं समझता हूँ कि उनमें हम में ये फर्क था कि हम लोग बहुत ज्यादा लाइम थे। हमको पता नहीं था कि हमसे पहले के लोगों के साथ क्या हुआ था, किस तरह से उनके साथ पुलिस ने ट्रीटमेंट किया, पुलिस कस्टडी में उनके साथ क्या हुआ, जेल में क्या हुआ, हमको बहुत सारी चीजें पता नहीं थी। लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है, जो नौजवान नस्ल है, जो बहुत ही ज्यादा जानकार है, बहुत ज्यादा होशियार है, वो जानते हैं, उन्होंने हमारी हमारी स्टोरी सुनी है, पढ़ी है, बहुत सारे लोगों की स्टोरी सुनी है, देखी है, तो वो बहुत ज्यादा अवेयर है। और उस अवेयरनेस के नतीजे में वो उन चीजों को फेस करने में बहुत ज्यादा सफल हो रहे हैं, बहुत आसानी से वो फेस कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ आसानी से मतलब कि खुशी से नहीं, लेकिन उनको हाँ ये होता है, ये टॉर्चर होता है, ये इनके साथ भी हुआ था, उनके साथ भी हुआ था, या पुलिस इस तरह के टॉर्चर करती है, पुलिस इस तरह से ट्रीटमेंट करती है, जेल एंट्री में जब जाते हैं तो क्या होता है, उन्होंने कहीं ना कहीं पढ़ रखा है, सुन रखा है, तो वो मेंटली उसके लिए प्रिपेयर है कि हाँ ये हमारे साथ होगा, ये कोई नई चीज नहीं है। और जब आदमी मेंटली प्रिपेयर रहता है तो उसको वो चीजें बर्दाश्त करने में बहुत हद तक की आसानी होती है। तो नए जो लोग जेल जा रहे हैं, उनके लिए मेंटली प्रिपरेशन की वजह से जेल में रहना, जेल को काटना, मैं समझता हूँ पहले के मुकाबले में आसान है कुछ हद तक। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जहीर भाई हमारे साथ बात करने के लिए और अपनी चीज अपने ऊपर जो बीती आपके ऊपर वो बताने के लिए। हम चाहेंगे कि आप आगे भी और लोगों को हमारे साथ जोड़ें और उनके बारे में भी लोगों को बताएं। शुक्रिया जहीर भाई। जी। सॉरी, वाहिद भाई। हाँ।